आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, जेटेड सीडीपी का बहुत इंपोर्टेंट सीरीज लेकर आया है। आज के क्लास को देख लेते हैं। प्यारे साथियों, डायरेक्ट एग्जाम में छप जाएगा। अब आप चाहते हैं कि सीडीपी में 30 आए और यूपी बिहार के पछाड़ के जनरल सीट कब्जा करना चाहते हैं तो 90+ लाना जरूरी है। अब हम बताएंगे, उस रणनीति को फॉलो कर लीजिएगा तो 120+ आएगा। होल ट्रिक मेथड से डायरेक्ट में दिमाग में घुस जाएगा। प्यारे साथियों, आपको डरना नहीं है। डर जाइएगा तो हार जाइएगा। आपका पड़ोसी, आपका दुश्मन आपके हार का इंतजार कर रहा है, लेकिन आप ठान लिए हैं तो आपकी जीत होगी। क्यों? जो आपका दुश्मन है उसका मस्तक भी झुकेगा, उसका अहंकार भी टूटेगा। बस तू शांत होकर मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा समाज झुकेगा, पूरा समाज झुकेगा। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका। और आज के क्लास को देख लेते हैं। डायरेक्ट दिमाग में घुसेगा और चाहते आप हैं कि मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचे तो प्यारे साथियों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझते हैं चीजों को, लाइन बाय लाइन चीजों को समझाएंगे और डायरेक्ट दिमाग में घुस जाएगा बिना कोई दिमाग टेंशन के। ठीक है ना? समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। है चलिए, पहला सवाल यहाँ पे प्यारे साथियों है, देखिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डायरेक्ट दिमाग में घुस जाएगा, आपको डरना नहीं है। आप केवल क्लास मेरा अटेंड कर लीजिएगा, केवल सुन लीजिएगा। आपका एग्जाम में प्यारे साथियों 30 क्वेश्चन है, लेकिन 30 क्वेश्चन नहीं है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको नए सीखने वाले आप हैं। समझिएगा, बाल विकास का है। 30 सवाल है आपको। देखिएगा यहाँ पे पहला सवाल है, ई पाठशाला किसकी पहल है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? समझेंगे तो यहाँ पे है पहला में एनसीईआरटी, यूजीसी, एआईसीटी, सीबीएसई। तो प्यारे साथियों, जो पहल है एमएचआरडी और आपका एनसीईआरटी, ये दोनों का संयुक्त पहल है। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, यानी सीधा सीधी जान जाइए कि शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी का संयुक्त पहल जो है आपका एनसीईआरटी का दोनों का पहल है ई पाठशाला, जहां पे ऑनलाइन माध्यम से छात्र शिक्षक के बीच जो है, अभिभावक के बीच में उनको किताब उपलब्ध कराना, जो भी सामग्री है शिक्षण का उपलब्ध कराना ही लक्ष्य है ई पाठशाला। ई आपको एनसीईआरटी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो क्या होगा? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सुन लीजिए, केवल नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। डायरेक्ट फुल फॉर्म छप जाएगा, याद रखिएगा। ये आपका यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, आपको ज्यादा इंपोर्टेंट यही है। ई पाठशाला शुरू किया गया एनसीईआरटी के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय एनसीईआरटी का संयुक्त पहल है, लेकिन यहां पे एनसीईआरटी होगा, करेक्ट हो गया, सही है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे दूसरा नंबर सवाल है, ध्यान दीजिएगा, क्या है? व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन कक्षा से शुरू होगा। आपको पता है प्यारे साथियों, नया एजुकेशन पॉलिसी आपको जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति नीप 2020, क्या बोलते हैं इसको? है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है यहां पे बात करता है फाउंडेशन स्टेज होता है, एक है जहां पे बच्चे को जो है खेल खेल में चीजों को सिखाना है, खेल खेल में गतिविधि में सिखा देना है, यहाँ पे मातृभाषा में शिक्षा देना है। ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे बात करते हैं प्री पेट्री स्टेज आता है, प्री पेट्री स्टेज, जो यहाँ पे बच्चों को जो है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मूलभूत चीज सिखाना है, जैसे कि आपका गणित है, उसका सामाजिक विज्ञान है, उसका मूलभूत ज्ञान, बेसिक चीज समझ विकसित करना है। समझ गए? बेसिक चीज यहाँ पे चीजों को समझाना है। यहाँ पे आता है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में क्या है प्यारे साथियों? यहीं पे जो बच्चे हैं क्या करना है, यहीं पे वोकेशनल जो आपको बोला है, वोकेशनल माने होता है क्या है? व्यावसायिक शिक्षण, यहीं पे स्किल डेवलप करना है बच्चों को। क्या है यहाँ पे? ध्यान दीजिएगा, ये क्लास स्टार्ट होता है, फाउंडेशन स्टेज जो है प्री स्कूल से शुरू होता है, प्री स्कूल से क्लास 1-2 तक, ये जो शुरू होता है 3, 4, 5 तक जाता है। और आपका मिडिल स्टेज जो है 6, 7, 8, तो 6 से शुरू होता है वोकेशनल व्यावसायिक। इसमें क्या करना है, यहीं पे बच्चे को अगर चाहता है कि बागवानी सीखना, या चाहता हो कि बढ़ई वाला कारपेंटर काम सीखना, कारपेंटर का काम सीखना, बढ़ई जो सीखता है, या तो सीखना चाहता हो है आपका सीखना चाहता सिलाई कढ़ाई, सिलाई उलाई का जो काम सीखना चाहती है लड़की लोग, तो तमाम चीज यहीं से शुरू हो जाएगा। और स्किल बच्चे के अंदर जो व्यावसायिक चीजें हैं यहां से क्लास 6 से ही शुरू हो जाएगा, मिडिल स्टेज से ही बच्चा सीखना शुरू कर देगा। तो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति का
पहला, दूसरा, तीसरा और लास्ट चरण है सेकेंडरी स्टेज है, समझिएगा। तो इस तरह से आप पढ़िएगा, रिवीजन हो जाएगा। फाउंडेशन स्टेज जो है ये 5 साल का है, ये आपका 3 साल का है, ये भी 3 साल का, और सेकेंडरी स्टेज भी 4 साल का। तो फाउंडेशन 5 साल का है, सेकेंडरी स्टेज 3 साल का, मिडिल स्टेज 3 साल का और सेकेंडरी स्टेज 4 साल का है। तो पुराना जो आपका 10+2 था उसकी जगह पर क्या गया है, यही 5+3+3+4, ये 4 चरण का आपका आया है जो आपको नया शिक्षा नीति में, ये जो आपका मिडिल स्टेज में ही वोकेशनल शिक्षा की बात करता है, तो क्लास 6 से ही शुरू हो जाता आपका है व्यवसायिक शिक्षा। इस प्रकार से पढ़िए, एग्जाम में डायरेक्ट छपवा देंगे प्यारे साथियों। आपके अंदर डर है बाल विकास का, डर नहीं रखना है, आपको 30 में 30 छपेगा। याद रखिएगा, जो चीज आप चाहते हैं उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चीज ला कर देगी जो आप चाहते हैं, जो चीज चाहते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से आप पढ़िएगा, केवल मेरा बात सुन लीजिएगा तो आपको दिमागों में घुस जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला जो है प्यारे साथियों, क्लास क्वेश्चन नंबर 3 है। यहां पे बोल रहा है कि एंडरसन और क्रथवेल ने ब्लूम की टैक्सोनॉमी में कब संशोधन किया। सबसे पहले बात करते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है ये है क्या, तो ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों। 1956 में बेंजामिन ब्लूम, इनका नाम क्या है पूरा, बेंजामिन ब्लूम जो है एक आपका एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम है शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण नामक से एक पुस्तक लिखते हैं। ये अमेरिका में, यूएसए अमेरिका में तहलका मचा दिया था। ये है क्या, बच्चों को कैसे सिखाना है। 3 चीज पर बात किए थे, संज्ञानात्मक, दिमाग का, भावनात्मक अफेक्टिव डोमेन, कोग्निटिव अफेक्टिव भाव का, रुचि का, और शारीरिक यानी क्रियात्मक चीज का ये बात किए थे। ये बताए थे कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे को यही बताए थे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। 1956 में पुस्तक था, प्रकाशित हुआ था, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। जो बताए थे ये 3 चरण की बात करते हैं, संज्ञान, भावनात्मक और मनोशारीरिक। तो इसमें संज्ञानात्मक पक्ष को ही पूरा बढ़िया से समझाए थे। अब इसी में क्या किए, इनका जो 2001 में 2 वैज्ञानिक है जिनका नाम है, अभी देख रहे हैं, एंडरसन और क्रथवेल। एंडरसन और क्रथवेल साहब आए और बोले कि नहीं, ये सब जो बताया तो ठीक है, ज्ञान समझ से लेके आपको कहां तक बता दिए थे, यहां से बताए थे, ज्ञान से शुरू होता है और कहां तक बताए थे, ये बताए थे कि मूल्यांकन तक बताए थे। तो बोले कि सब तो बात सही है, लेकिन जानते हैं क्या करना चाहिए, जो ज्ञान चीज है ना, नॉलेज को रिमेंबर में चेंज कर दिए। नॉलेज को किस में, बोले कि नॉलेज को रिमेंबरिंग में चेंज कर दिए। रिमेंबरिंग माने याद करना, रिमेंबरिंग, नॉलेज को किस में चेंज कर दिए इन लोग, रिमेंबरिंग में। और एक और जो है आपका इवेल्युएशन, इवेल्युएशन, इवेल्युएशन को किस में चेंज कर दिए, क्रिएट में, कुछ नया सृजन करना। तो आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में संशोधन कब हुआ, 2001 में। और इसमें क्या किए, एंडरसन और क्रथवेल मिलकर संशोधन किए और क्या किए, नॉलेज जो ज्ञान है उसको रिमेंबर में चेंज किए, ज्ञान को याद करना, और इवेल्यूशन मूल्यांकन किस में, कुछ क्रिएट करना, सृजन करना। तो मूल्यांकन किस में चेंज हुआ, सृजन में। यही 2 सुधार किए थे क्रथवेल और एंडरसन बेंजामिन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का ये सिद्धांत में। तो 1956 में ये बुक आया था, अमेरिका में पूरा तहलका मचा दिया था कि कैसे चीजों बच्चों को सिखाना है। और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 3 चीज का बात करता है, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक, ठीक है। तो कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, तो यही चीज इनका बेंजामिन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपका है और ये आपको बता दिए संशोधन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, तो एंडरसन और क्रथवेल संशोधन कब किए हैं, तो आपका ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन भले है लेकिन इसमें बहुत सारी चीज को आपको सीखना है। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल, तीसरा के बाद चौथा। यहां पे है चौथा, किसी बालक की वास्तविक आयु 8 साल है और उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला आता है। तो देखिए पहला चीज क्या है, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, बुद्धि लब्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे होता है मानसिक आयु, ध्यान दीजिएगा,
मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुना में 100। तो यही फॉर्मूला होता है बुद्धि लब्धि निकालने का। तो यहां देखिए क्या क्या दिया है, तो देखिए यहां पे प्यारे साथियों मानसिक आयु सबसे पहले यहां दिया है 12 वर्ष। यहां देखिए नीचे दिया है मानसिक आयु, मानसिक आयु कितना दिया है 12 साल, और यहां पे बालक का वास्तविक आयु 8 साल दिया है। बालक का वास्तविक आयु कितना है 8 साल। तो ये नीचे लिखेंगे, जो जो दिया था लिख दिए। बालक का वास्तविक आयु 8 साल, तो वास्तविक आयु के नीचे वास्तविक आयु हो गया। और यहाँ पे मानसिक आयु कितना दिया है 12 साल, और गुना में 100 का 100 काट दीजिए, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 और 2 से 50 दूना 100, तो आपको 50 तिहाई कितना हो गया 150। तो आईक्यू लेवल कितना आ गया 150, यानी 140 प्लस होता है जिसका वो प्रतिभाशाली गॉड गिफ्टेड चाइल्ड होता है, बहुत तेज होता है बच्चा जिसका आईक्यू लेवल 140 प्लस होता है, बहुत तेज बच्चा होता है, यानी कि बच्चा बहुत तेज है जिसका वास्तविक आयु 8 है और मानसिक आयु 12 साल है। तो यहां पे किसमें ऑप्शन में हो जाएगा, तो 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी तरह से आपको सोल्व करना है। यह सवाल आकलन एग्जाम में आ चुका है, तो जेटेट परीक्षा में भी आने की प्रबल संभावना है। याद रखिए जेटेट 2026 में छप रहा है सवाल, 10 साल बाद एग्जाम हो रहा है प्यारे साथियों, चुकिएगा नहीं, चूक जाइएगा तो जीवन से चुक जाइएगा, याद रखिएगा 10 साल बाद एग्जाम हो रहा है। इतना दिन इंतजार कर लिए, 2-3 महीना और इंतजार कर लीजिए। आकलन एग्जाम कौन लेता है जैक, और जैक ही आपका जेटेट लेता है। ये सवाल पूछा तो आपके एग्जाम में भी आने की संभावना है। इस फॉर्मूला को आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इसी पर डायरेक्ट बिठा दीजिएगा और आपका आ जाएगा। तो आपका इसका आंसर कौन हो गया 4 का डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल क्या कहता है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की निरस्ता दूर करने के लिए शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण नीति का उपयोग करना चाहिए। बोल रहा है कि प्राथमिक कक्षा में जो विषय वस्तु है उसको बोरिंग लगता है, निरस्ता को दूर करने के लिए एक शिक्षक को कौन सा नीति अपनाना चाहिए। तो प्यारे साथियों वार्तालाप नीति, फिर आपका है प्रश्नोत्तर नीति, खेल और मनोरंजन नीति, प्रदर्शन नीति। तो प्यारे साथियों आपका ऑप्शन हो जाएगा खेल और मनोरंजन नीति। यहां पे क्या होता है कि बच्चों को खेल खेल में चीजों को सिखा देना है, बिना मानसिक तनाव के, बिना टेंशन के, खेल खेल में चीज को सिखा देना। खेल खेल में चीज को सिखाएंगे, खेलते खेलते चीज सीख जाएगा। वो कैसे सीखेगा, कुछ ऐसे एक्टिविटी कराएंगे कि बच्चा खेल में ही बहुत सारा चीज जो है टीम वर्क और कुछ नए चीजें, बेसिक चीजें सिखा सकते हैं। जैसे खेल खेल में ऐसा आपको अपनाना है, बच्चे को खेल खेल में ही सिखाना है, ठीक है ना। तो वहां पे जो है जैसे कि बच्चा है तो उसको आपको दे दीजिए गिट्टी दे दीजिए, जो छोटा छोटा जो होता है, और उससे क्या कराए उसको खेलने कूदने की चीजें उसमें मिश्रित कीजिए चीजों को, है ना। तो खेल खेल में चीजों को, खेल और मनोरंजन नीति से क्या होता है बच्चा का बोरिंग नहीं लगता है, खेल खेल में चीज बहुत सारे चीज को सिखा देंगे, ठीक है ना। चलिए और 5 का सी हो गया, खेल में और मनोरंजन में सिखाइएगा तो बच्चा को बोरिंग थोड़े लगेगा, अच्छा लगेगा। चलिए याद रखिएगा, यहां पे जो अगला सवाल है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान का कुछ नया अनुसंधान करना, नया खोज करना, क्या इसमें प्रमुख कार्य है। नए तथ्यों का निर्माण करना, न्यू तो सही है, लेकिन यहाँ पे फैक्ट की बात कर रहा है तो थोड़ा सा नेगेटिव की ओर जा रहा है। खोज तो सही है लेकिन फैक्ट की बात कर रहा है वो गलत आ रहा है। फिर यहाँ पे भी स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, ज्ञान देने की ज्यादा तो बात नहीं करना है। तो ज्यादा ऑप्शन करेक्ट ई है, क्योंकि स्थानीय कोई उसकी दैनिक चीजें से जुड़ा हुआ, दैनिक चीज से जो आसपास देखता है, तो इसलिए ऑप्शन स्थानीय, यानी कि जो भी चीज आप देखता है उससे रिलेटेड अगर समस्या का समाधान करा रहे हैं तो वो क्रियात्मक अनुसंधान में आएगा। जो चीज को देख रहा है, समझ रहा है, स्थानीय है, लोकल है, तो वो ऑप्शन ज्यादा करेक्ट होता है प्यारे साथियों। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी सही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला 7 नंबर सवाल है प्यारे साथियों, देखिएगा क्या कहता है। 7 नंबर है, एक शोधकर्ता, एक अन्वेषणकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान का प्रस्ताव में शामिल नहीं करेंगे।
बोला है कि अनुसंधान करते समय इस 4 ऑप्शन में कौन सा एक ऑप्शन है जिसको आपको शामिल नहीं करिएगा। आप 3 को शामिल कीजिएगा। नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव ही आंसर होगा आपका, इसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे है अनुसंधान की पृष्ठभूमि तो बताना ही पड़ेगा कि कैसे कैसे है, सही है। फिर अनुसंधान करने की, खोज करने के उपकरण, उसके किससे खोज करना है, उपकरण उसका, सही है। यहाँ पे जो है अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या, जहां पे लेक्चर आ जाएगा व्याख्या देने की बात, तो ये ऑप्शन नेगेटिव की ओर जाता है, तो नेगेटिव अब तक आ रहा है। फिर अनुसंधान की परिकल्पनाएं, अनुसंधान कैसे करेगा, उसके अंदर कुछ डेवलप कर, कल्पना करने की क्षमता रहेगा तब है ना। तो आपका 3 ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन। नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव आंसर नहीं होती, इसी को शामिल नहीं करेंगे। अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या नहीं शामिल करेंगे, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल क्या आपका है, 8 नंबर सवाल है संवेगात्मक यानी कि इमोशनली, इमोशंस जो होता है क्रोध, भय, गुस्सा, खुशी, प्यार, आनंद, ये सब होता है संवेगात्मक रूप से अभिप्रेत, मोटिवेटेड है। बच्चों को मुख्य विशेषता क्या है, जो खुद से मोटिवेटेड है, ठीक है ना, तो उनका अति प्रतिक्रियात्मक स्वभाव होगा, उनका अंतर्मुखी स्वभाव होगा, माने अपने बारे में ही केवल सोचेगा नहीं, जब खुद से मोटिवेटेड है तो अपने बारे में नहीं, थोड़ा सा बाहर भी सोचेगा। फिर है अपने विचार को प्रकट करने के संतुलित तरीका, तो देखिए फिर यहाँ पे है उनका विषादग्रस्त व्यवहार, देखिए खुद से मोटिवेटेड है तो विषादग्रस्त नहीं होगा वो, ये तो काट दिए। फिर यहाँ पे है पूरी तरह से अंतर्मुखी नहीं होगा, बोला है कि उनका अति प्रक्रियात्मक, पूरा ज्यादा एकदम नहीं होगा, उत्तेजित भी नहीं होगा पूरा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या है, बैलेंस बिठाने की क्षमता है, क्या है, संवेगात्मक रूप से भी प्रेरित है। तो आपका जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अपने विचार प्रकट करने का संतुलित तरीका, अपना विचार को प्रकट करेगा एकदम बैलेंस तरीका से, ठीक है ना, बैलेंस संतुलन बैठा के करेगा, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सृजनात्मकता, सृजनात्मकता माने होता है क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी जो है आपका कुछ नया करना, कुछ नया निर्माण करना। सृजनात्मकता माने क्या होता है, कुछ नया करना, क्रिएटिव करना। तो उसमें क्या विशेषता है, तो देखिए इसके 3 चीज विशेषता है, मौलिकता भी है, नवीनता भी है, अपरवाहिता भी है, उसमें फ्लो होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका जो है इसमें नवीनता है और लचीला है, तो आपका मौलिकता भी सही है, जो ऐसा विचार हो जो मौलिक हो, किसी का कॉपी नहीं हो, सही है। प्रवाहशीलता हो, साथ में लचीला, फ्लेक्सिबल भी हो, न कि एक ही चीज पर केंद्रित है, जो एक चीज पर केंद्रित है वो आपका नहीं है, वो क्या नहीं है, वो सृजन बालक में नहीं आएगा, उसके अंदर क्या क्रिएटिविटी थिंकिंग, एक चीज पर नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होगा वो। तो आपका क्या होगा, ये ऑप्शन चारों सही हो जाएगा, मौलिकता, नवीनता, प्रभावशीलता और लचीलापन, ये सभी चीजें सृजन बालक की विशेषता होता है। मौलिक सोचेगा, नवीन सोचेगा, ठीक है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ये सभी चीजें सृजनात्मकता के तत्व हैं, ध्यान रखिएगा, सृजनात्मकता के तत्व हैं, मौलिकता, नवीनता, प्रभावशीलता और आपका लचीलापन, ये सभी जो है इसके आपका तत्व है सृजनात्मकता का। ये जो बालक में है कुछ न कुछ नया जरूर करेगा वो, ये आपका ऑप्शन 9 का डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट छप जाएगा, प्यारे साथियों याद रखिएगा, और याद रखिएगा शिक्षा वह शरीर का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, न तो पीछे ही रह जाएगा और भीड़ कहीं सा रह जाएगा वो। आप चाहते हैं कुछ करना, कुछ नया करना और अपने जीवन में बदलाव लाना, तो आप लगातार मेरे से जुड़ के 8 दिन केवल देखिए, आपके जीवन में नया बदलाव आ जाएगा। आपका पड़ोसी जो बोला था कि सरकारी नौकरी नहीं होगा, याद रखिएगा आपका 2 से 3 महीना के बाद आपका ही स्टार्ट होने वाला है, आपका दुनिया स्टार्ट होने वाला है, याद रखिएगा। पहले आप हार चुके हैं, वो छोड़ दीजिए, आप जीतने वाले आप हैं। संशय, याद रखिएगा भागवत गीता में बोला गया है संशयते मने विनाशते, यानी कि आप संशय में मत रहिए,
आप कंफ्यूजन में मत रहिए, न तो विनाश हो जाएगा। आप ठान लीजिए, मेहनत कीजिए, आप सफल हो रहे हैं, आप सफल हो रहे हैं। 99% बच्चे वही सोचते हैं संशय में, इसलिए फेल होते हैं। आप 1% में आइए, संशय नहीं, जो करना है ठान लीजिए और मेहनत कीजिए। तो बोला गया है जो चीज आप चाहते हैं उससे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चीज ला कर देगी जो चीज आप चाहते हैं। आपका दुनिया खुला हुआ है। आप जो असफलता देख रहे हैं वो असफलता इसलिए है क्योंकि उस पर आप लगातार और दिल से और कंटिन्यूटी के साथ मेहनत करके देखिए। आप 3 महीने मेहनत करके देखिए मेरे साथ, याद रखिएगा आपके जीवन में नया बदलाव आ जाएगा। आप पढ़ने मन नहीं लगता है, मेरा वीडियो देखिए केवल और नोट्स को पढ़िए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। मेरे पेड ग्रुप से जुड़िए या किसी और से जुड़िए, लेकिन जुड़िए साथियों, लेकिन प्रॉपर गाइडलाइन के अनुसार जुड़िए, जहां पे लगातार आपको मोटिवेट होते हो या आप जुड़ने में कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज मिलता हो, तो वहां जुड़िए और किसी से पढ़, लेकिन जरूर पढ़िए, क्योंकि 10 साल बाद एग्जाम आपका प्यारे साथियों हो रहा है। तो आप चुकिएगा नहीं, इस बार चुक जाइएगा तो आपका पड़ोसी को मौका मिल जाएगा। और आप जीतने वक्त के लिए बने हैं, हारने के लिए नहीं। अब हारने का दौर खत्म होगा और सफलता का स्वाद चखने वाले आप हैं, ध्यान रखिएगा। 10वां नंबर देखते हैं प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है? अनुसंधान माने नया खोज करने से संबंधित है। तो परंपरागत चिंतन, पुराना जो है ये है। विकेंद्रीकृत चिंतन या अपसारी चिंतन, मतलब एक चीज पर केंद्रित नहीं होना, बहुत सारी चीज को विचार लाना, ठीक है ना। ये झारखंड की राजधानी रांची, ये अपसारी नहीं है, एक आंसर। लेकिन रांची के बारे में आप क्या क्या जानते हैं या झारखंड के बारे में क्या जानते हो? बहुत सारा। झारखंड में आगे है, पठारी क्षेत्र है, झारखंड में कोयला का भंडार यहाँ पे है, झरिया है, यहाँ पर ही लोह का भंडार है, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे नेत्रहाट है, यहीं पे रांची में साइंस सिटी बोलते हैं, झारखंड का शिमला है। तो बहुत सारे आंसर निकल रहे हैं। अपसारी है, विकेंद्रीकृत वही होता है, तो ये भी सही है। वैज्ञानिक चिंतन जो सुव्यवस्थित होता है। तो कुछ नया करने के लिए परंपरागत चिंतन भी चाहिए, अपसारी चिंतन भी, वैज्ञानिक चिंतन भी, यानी कि आपको सभी चीजें, आपको एक नया चीज खोज करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। दिमाग में ट्रिक से घुसा देंगे। मेरा केवल सुन लीजिए, आपको सवाल 30 नहीं, ये 100 सवाल आपको मिलने वाले हैं, इसमें कंप्लीट होगा। और चाहते हैं कि मेरा वीडियो पहले पहुंचे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचेगा। झारखंड का कोई इंफॉर्मेशन हो, एग्जाम से है कोई भी, या झारखंड का कोई वैकेंसी, वो पहले पहुंचेगा आपके पास। आइए देखते हैं आगे। यहां पे जो है तर्क करने की, उसके अंदर जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, कुछ सीखने के लिए जिज्ञासा है। निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, कब होता है? तो देखिए 6 वर्ष में नहीं, 8 वर्ष में नहीं, 11 वर्ष में प्यारे साथियों होता है। ध्यान रखिएगा इसको ना। कितने साल में होता है? 11 वर्ष की आयु में जो होता है, ये तर्क करने, जिज्ञासा और निरीक्षण करने की क्षमता आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था, अगला सवाल है 12 नंबर, किसने कहा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना है? ये बोलते हैं आपका ऑप्शन में टायलर है कि स्किनर है, क्रो एंड क्रो है या वुडवर्थ है। तो टायलर साहब बोले हैं कि दुनिया का कोई भी 2 इंसान है समान नहीं हो सकता है। 2 इंसान जो है तो समान नहीं हो सकता है, पूरी तरह से समान नहीं हो सकता है। यहां तक कि जुड़वे बच्चे कुछ मिनटों सेकंड में होता है जन्म, पूरी तरह से समानता नहीं होता है। तो यही बोले हैं कि जो कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से अंतर होता है ये सार्वभौमिक है, हर जगह एक कायम है। दुनिया में हर जगह कोई 2 आदमी एक जैसा एकदम पूरी तरह से फिट नहीं बैठ सकता है। सार्वभौमिक माने यूनिवर्सल, हर जगह कायम है कि एक व्यक्ति 2 व्यक्ति आपस में समान नहीं हो सकते, अंतर जरूर है, कुछ ना कुछ है। ये कौन बात बोले हैं? टायलर बोले हैं, टायलर। स्किनर क्रिया प्रसून सिद्धांत दिए हैं, क्रिया प्रसून सिद्धांत कौन दिए हैं? स्किनर। और क्रो एंड क्रो जानते हैं क्या बोले हैं? सीखना जो है, सीखने के बारे में बोले हैं कि सीखना जो क्या है, उनके ज्ञान, आदत और अभिवृद्धि में वृद्धि करना ही क्या है? सीखना है। क्रो एंड क्रो बोले हैं सीखने के बारे में। चलिए आगे बोलते हैं, प्यारे साथियों 13 नंबर सवाल, सीखने की खेल विधि उपयोगी है कहां पे? यहां बोल रहा है कि सीखने के लिए, यानी कुछ नया सीखने के, लर्निंग करने के लिए खेल विधि उपयोगी है। बाल्यावस्था में,
कि पूर्व बाल्यावस्था में, युवावस्था या परिपक्व अवस्था में। तो प्यारे साथियों बाल्यावस्था में होता है। बाल्यावस्था में क्या होता है, बच्चे खेल खेल में चीजें क्या होती है, बहुत सारे चीजों को सीखते हैं। जैसे खेल में क्या होता है, आनंद आता है, बिना तनाव के, बिना टेंशन की चीजों को, जैसे टीम वर्क है, सहयोग करने की भावना, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें जो है खेल खेल में चीजें, बेसिक चीज सीख जाते हैं। मूलभूत चीज जो है, बेसिक चीज जो है खेल खेल में चीजें सीख जाती हैं। ग्रुप में जो है उनको रहता है, वो अपने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करने की भावना डेवलप करते हैं, टीम वर्क, सहयोग। तो बाल्यावस्था में क्या होता है, बच्चे खेल खेल में चीजों क्या करते हैं, सीखने की खेल विधि से ये प्रभावी होता है बाल्यावस्था में, जो 6 से 12 साल के होता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ बात करते हैं प्यारे साथियों, 14 नंबर सवाल अगला है प्यारे साथियों। सवाल 14, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है। प्रश्नावली है, साक्षात इंटरव्यू है, मत सूची है, ये सभी। तो आपका मूल्यांकन के लिए सभी चीजें इंपोर्टेंट है, प्रश्नावली है, इंटरव्यू है और मत सूची। तो ऑप्शन आपका डी, आपका सभी आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक शिक्षक, एक टीचर है, या आप मैम हो सकती हैं, शिक्षक या शिक्षिका, सर या मैडम या मैम हो सकती हैं, जो खाद्य, खाने वाली चीजें या सब्जी या वेजिटेबल, फलों के चित्र का उपयोग करके अपने अनुभव को जोड़कर, एक्सपीरियंस को जोड़कर पोषण के तथ्यों को सीखते हैं। इस दृष्टिकोण का आधार क्या है? क्या है? सीखने का क्लासिकल अवस्था, पुनर्बलन सिद्धांत, पुनर्बलन तो होगा नहीं। सीखने का क्रिया प्रसून अनुकूलन। प्यारे साथियों जब पूर्व ज्ञान से कुछ अनुभव लेके कुछ चीजों को करते हैं आप हैं, तो नए चीज का क्या होता है, नए चीज का निर्माण होता है। नए चीज का क्या करते हैं आप हैं, निर्माण करते हैं। पूर्व ज्ञान के आधार पर क्या करते हैं, कुछ नए चीजों को जोड़ते हैं आप हैं, अनुभव में उसमें कुछ जोड़ देते हैं आप अपना है, तो कुछ नया चीज का निर्माण होता है। जैसे आप साइकिल चलाना जानते थे, अनुभव था आपको, और उसके साथ क्या हुआ, साइकिल चलाना जानते थे आप, फिर मोटरसाइकिल से कहा, मोटरसाइकिल भी क्या होता है, चलाने में कहने के उस ज्ञान का यूज होता है। तो पूर्व ज्ञान से नए अनुभव में कुछ जोड़ देते आप हैं, तो नए चीज का निर्माण होता है। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगला देखते हैं प्यारे साथियों। पियाजे के बारे में है, 16 नंबर सवाल है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे है पियाजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था, यानी कि क्या बात हो रहा है, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज की बात हो रहा है। सेंसरी मोटर स्टेज होता क्या है, जैसे कि आंख, क्या होता है, आंख से अपने नाक, जो भी ज्ञान इंद्रियां होती है, जो भी आपका ज्ञान इंद्रियां होता है, उससे चीजों को बच्चा सीखता है। कहां पे सीखता है, तो आपका पियाजे का संवेदी गामक अवस्था में सीखता है। तो आपको पियाजे कौन है, तो पियाजे एक मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर एक सिद्धांत दिए हैं, और ये 4 चरण की बात करते हैं। और उस 4 चरण में पहला चरण है सेंसरी मोटर स्टेज, संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है, जिसमें बच्चे को मूल रूप से ज्ञान इंद्रियों से चीजों को अनुकरण करता है। क्या करता है, अनुकरण करता है, स्मृति करता है, चीजों को याद करता है, और मानसिक प्रस्तुतिकरण करता है। तो ऑप्शन आपका ए ही सही होगा, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, बड़ों के देख जो है अपने घर में, तो उसको अनुकरण करेगा वो। और क्या करता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्मृति, उसके सामने कोई चीज लुका दी आप हैं तकिया उके के सामने, तो सोचे कि वो भुलाया नहीं है, उसको खोजने का प्रयास करेगा। तो वही क्या होता है, आपका उसका छवि बनाने लगता है, माइंड में छाप बनाने लगता है। तो किस अवस्था में होता है, तो सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था। अनुकरण करेगा, स्मृति करेगा, मानसिक प्रस्तुतिकरण, यानी बोलते हैं वस्तु स्थायित्वकरण भी यहीं पे करने लगता है। 4 चरण बताए हैं, जिसमें से पहला चरण है संवेदी गामक अवस्था, और दूसरा जो चरण है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, और तीसरा अवस्था आपका है जिसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा अवस्था ये बताए हैं औपचारिक अवस्था। सबसे इनका उच्च स्तर का संज्ञानात्मक अवस्था जो चौथा चरण है। तो आप देख लिए कि पियाजे के अवस्था में जो है संवेदी गामक अवस्था क्या बताता है,
अनुकरण करने की बताता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर सवाल देखते हैं, क्या बोलता है। शैशवा अवस्था होती है, यानी कि शैशवा अवस्था जिसको बोलते हैं इन्फेंसी बोलते हैं, तो बोला है कि अवस्था कितना साल का होता है। बोला है 5 वर्ष का होता है, 12 वर्ष होता है, 21 वर्ष तक, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है हरलॉक। हरलॉक बोलते हैं कि इसमें बताया है अपना चरण कैसे कैसे होता है। तो बोले हैं कि शैशवा अवस्था जो होता है, शैशवा अवस्था को बोले हैं 5 साल तक, 5 वर्ष तक जो है आपका शैशवा अवस्था रहेगा। उसके बाद जो बोले हैं कि बाल अवस्था आएगा, बाल अवस्था आएगा, वो बोले हैं कि रहेगा 6 से 12 वर्ष। फिर 6 से 12 वर्ष रहेगा बाल अवस्था। और बोले हैं किशोरावस्था, बोले हैं किशोरावस्था, बोले हैं कि 12 वर्ष से ऊपर रहेगा, 12 वर्ष से ऊपर जो रहेगा वो आ जाएगा किशोरावस्था में, एडोलसेंस। तो इसमें अलग अलग वैज्ञानिक अलग है। जैसे आप पियाजे की ओर जाएंगे तो पियाजे बोलते हैं कि सबसे पहले बताए हैं, तो ये बताए हैं कि आपका इनका पहला चरण है संवेदी गामक अवस्था। तो संवेदी गामक अवस्था बताए हैं कि 2 साल तक, ठीक है। फिर आगे बताए हैं पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 साल। तो अलग अलग मिलेगा, लेकिन हरलॉक का ही आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो हरलॉक बोले हैं कि शैशव अवस्था कितना साल तक, 5 साल तक होता है। तो ऑप्शन ए में ही करेक्ट हो गया कि शैशव अवस्था का पीरियड होता है 5 साल तक। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल आपका क्या कहता है। डायरेक्ट छप जाएगा प्यारे साथियों, एग्जाम में डायरेक्ट 10 साल बाद आपका एग्जाम हो रहा है जेटेट का। आप इस बार चुक जाइएगा तो जीवन से चुक जाइएगा। अब आप चाहते हैं कि अपने पड़ोसी को, अपने दुश्मन को हराना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, बस शांत होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चला जाना है। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा समाज झुकेगा। क्योंकि आप जो चीज चाहते हैं उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चीज ला कर देगी जो चीज आप चाहते हैं। जो आपके पास अभी है उसके पीछे कहीं ना कहीं समय दिए। ध्यान से सुनिएगा, जो आपके पास अभी है उसको कहीं ना कहीं आप समय दिए हैं, तो आप इसको समय दीजिए। आप जेटेट पास करके एक शिक्षक, सरकारी शिक्षक बनिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। माने ये 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से एक ऑप्शन गलत दिया हुआ है, 3 गो सही है। क्या है देखिएगा, अक्षम व्यक्तियों के प्रति विपरीत विचार और भावना बच्चा बड़ों से सीखता है। जी ये सही है। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, बड़ों से कहीं ना कहीं चीजों को सीखते हैं, अनुकरण करते हैं। आसपास अगर गलत माहौल है तो गलत चीजें सीख जाएंगे, और अच्छा माहौल है तो अच्छा चीज सीख जाते हैं। तो यहाँ पे जो सही बात है कि आपका विचार और भावना जो है बड़ों से क्या करते हैं, सीखते हैं, तो आपका सही है। फिर आपका बी देखिएगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दूसरे क्षेत्रों में कार्य करने में अक्ष होते हैं। क्या बोल रहा है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, याद रखिएगा SWCN, यानी कि स्पेशल नीड वाले बच्चे जो होते हैं। तो यहां पे बोल रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दूसरे क्षेत्रों में कार्य करने में अक्ष होते हैं। बी है, गलत पूछा है आपसे ना। फिर सी देखिएगा, शारीरिक अक्षमता वाला बच्चा मानसिक अक्षमता नहीं रखता। तो ए आपका ए सही है, ए आपका ए और सी सही है, तो ए आपका गलत है, आपका बी। तो असत्य पूछा था तो असत्य आपका बी हो जाएगा, क्योंकि शारीरिक रूप से वो कमजोर है। हो सकता है कि आंख उसका, हो सकता है कि पैर उर से कहूं डैमेज हो, हाथ उथ में कमजोर है, लेकिन हो सकता है दिमाग से बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा। तो ये बात सही बोला है कि शारीरिक अक्षमता वाले बच्चे मानसिक अक्षमता नहीं रखते हैं, कि मानसिक रूप से कमजोर नहीं होते हैं। ये बात सही बोला है। देखिए यहां पे तो आपका ए दोनों सही है, तो गलत पूछा था तो आपका कौन हो जाएगा, 18 का बी हो जाएगा। नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव आंसर होगा ना। चलिए आगे देखते हैं, 19 नंबर सवाल देखते हैं, क्या बोलता है। विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए सलाहों में उपयोग आने वाली विधियां क्या हैं। कौन सी विधियां जो है हम लोग मूल्यांकन करते हैं, बच्चों का इवेल्युएशन करते हैं, तो किस किस चीज का उपयोग करते हैं। परिमाणात्मक तो सही है, निरीक्षण विधि नहीं होता है,
फिर यहाँ पे बी में है परिमाणात्मक, परिमाणात्मक और गुणात्मक, यानी दोनों ऑप्शन आपका जो है 19 का सही हो जाएगा, जिसमें परिमाण का भी वैसे चीजें जिसको माप सकते हैं। जैसे परिमाण में क्या हो गया, जैसे उसका अंक लाया, जैसे कि पास किया तो लाया, मान के लिए कि 100 में आपका वो ले आया बच्चा, इंग्लिश में 90 ले आया, वो तो आपको माप सकते हैं, तो परिमाणात्मक हो गया। लेकिन ऐसे चीजें उसकी रुचि को, उसके आपका व्यवहार को, उसको तो वो क्या है, व्यवहार उसका है, उसकी रुचि है, वो क्या है, वो गुणात्मक है, उस चीज को तो माप नहीं सकते हैं ना। तो परिमाणात्मक और गुणात्मक, तो दोनों चीजें जो है मूल्यांकन में हम लोग देखते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, 20 का बी, 19 का बी हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि आशा जो है 14 वर्ष की आयु में वह सब कार्य करती है। क्या करती है, 14 साल का वो सब काम कर लेती है जो अधिकतम 6 से 7 वर्ष के बच्चे करते हैं। देखिए 14 वर्ष की आयु में जो काम करती है वो 7 साल का बच्चा कर लेता है। लेकिन यानी 14 साल के जो बच्चा कर रहा है, जो कर रहे 14 साल के है वो लड़की, लेकिन 7 साल के वो बच्चे अन्य हैं, 7 साल का बच्चा उस काम को कर लेता है। तो क्या इसका है, अपंगता है, मानसिक अक्षमता, अनुवांशिकता या कुपोषण है। प्यारे साथियों ये मानसिक अक्षमता है, कहीं न कहीं सोचने समझने की जो क्षमता है, मेंटल एबिलिटी है, वो कहीं न कहीं कमजोर है अन्य बच्चों की अपेक्षा। तो आपका हो गया 20 का ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर। अगला है मूल प्रवृत्ति मानव व्यवहार की रीढ़ है। बोला गया है कि मानव का जो है मूल प्रवृत्ति जो है मानव की व्यवहार की रीढ़ है। किसके द्वारा कहा गया है, मूल प्रवृत्ति जो है मानव के व्यवहार की रीढ़ की हड्डी है, कौन बोले हैं बात, तो ये बात बोले हैं मैकडूगल कि मैस्लो, स्किनर या थॉर्नडाइक। तो ये बात बोले हैं मैकडूगल साहब, बोले हैं कि जो मूल प्रवृत्ति है मानव व्यवहार की रीढ़ है। और क्या बोले हैं, तो मास्लो बोले हैं आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिए हैं। कौन दिए हैं, मैस्लो। स्किनर क्या दिए हैं, तो स्किनर के बारे में देख लीजिएगा, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिए हैं, क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिए हैं। आपको थॉर्नडाइक दिए हैं प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। ट्राई एंड एरर, बच्चा गलती सीखने के समय जो है गलती करता है, तो बच्चा गलती करके ही सीखता है। ट्राई करेगा तो त्रुटि करेगा तो बच्चा सीखेगा, तो गलती करके प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत दिए हैं। उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत ये दिए हैं थॉर्नडाइक साहब ना। तो आपका हो गया 21 का, सुन लीजिएगा केवल बात, आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला है प्यारे साथियों 22 नंबर सवाल, सीखने का स्थानांतरण है। कोई चीज आप सीखे हैं वो कैसे समझे कि स्थानांतरित हो रहा है, सीखने का स्थानांतरण कैसे समझेंगे, सीखी गई वस्तु को संभालना। बी है सीखी हुई तकनीक को वैसा ही उपयोग करना, वैसा उपयोग कर रहे हैं तो आप सीखने का स्थानांतरण होगा ही नहीं। सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग करना, जी बिल्कुल, आप जो चीज सीखे हैं तो उसको नया परिस्थिति में उसको यूज कर जाते हैं, तो आप सीखने का स्थानांतरण कहलाएगा कि आप सीख गए हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला जो 23 नंबर सवाल है, वस्तु अस्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस संबंधित किससे है। तो देखिए बताया था आपको कि पियाजे बताए हैं 4 चरण की पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताया है, जिसमें पहला चरण आपका है, उसी में ये आपका आता है। पहला चरण जो है इनका है, ध्यान दीजिएगा, संवेदी गामक अवस्था है। दूसरा आपका है पूर्व संक्रियात्मक है, तीसरा आपका है मूर्त संक्रियात्मक है, और चौथा है औपचारिक है। तो आपका जो पहला जो है संवेदी गामक अवस्था है, यही पे बच्चा जो है वस्तु का दिमाग में छाप बनाने लगता है। तो वस्तु का छाप बनाने लगता है, उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो आपको बोला है कि किस अवस्था में है, तो संज्ञानात्मक विकास के मूर्त संक्रियात्मक में नहीं होता है। फिर आपका संज्ञानात्मक औपचारिक सबसे ऊपर होता है, ये भी नहीं होगा। फिर है संज्ञानात्मक विकास की संवेदी प्रेरक अवस्था, तो वही पहला है आपका संवेदी गामक अवस्था सेंसरी मोटर से। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी ही हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक तो आपका दूसरा होता है, ये नहीं होगा।
तो आपका कौन सा हो गया? ऑप्शन सी हो गया 23 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है आपका, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है, वह है। जो कोई चीज को संवाद करते आप हैं, बातचीत करते हैं, तो उससे बच्चे के सीखने के इन्वायरमेंट में क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहां पे बोल रहा है कि मूल्यांकन में, आकलन में, और सी में ए और बी। तो आपका जो हो जाएगा दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा ना, ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर सवाल है, अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस का महत्व है। आपको पता है कि हर बालक जो है आपस में समान नहीं है, कहीं ना कुछ डिफरेंस है, यहां तक कि जुड़े बच्चे भी आपस में समान नहीं होते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होता है, उसी में सवाल है कि विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था में लचीलापन लाना है। तो ये सही कह रहा है। कहीं ना कहीं क्या होता है, कुछ बच्चे तेज होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं, तो उसमें शिक्षण पद्धति में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल आना चाहिए, ताकि सब बच्चा जो है, कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई कमजोर है तो थोड़ा टाइम लगेगा, कोई समान है, बीच बीचवा का है, तो फ्लेक्सिबल तो होना चाहिए शिक्षण व्यवस्था में। तो आपका ऑप्शन ए तो सही की ओर जा रहा है। ऑप्शन देखिए, रुचि के अनुसार कार्य देना, नहीं पूरी तरह से उनकी रुचि के अनुसार देंगे तो कहने के नेगेटिव है, और यहाँ पे है नहीं रुचि के अनुसार दे रहे, तो ये तो सही ही जा रहा है, उनका इंटरेस्ट को तो जानना आपको है, सही है। फिर आपका ऑप्शन सी है, शिक्षार्थियों के समरूप समूह में वर्गीकरण। समरूप क्या है आपका, ऐसे एक साथ, तेज बच्चा को एक साथ, कमजोर है थोड़ा सा इसके एक साथ, और एक समान है, तो उससे क्या होता है, उस चीज को शिक्षण पद्धति को लागू करने में थोड़ा कहीं ना कहीं अच्छा होता है, और बच्चे को सीखने में ज्यादा कारगर होता है। तो आपके तीनों ऑप्शन कहीं ना कहीं सही जा रहा है। उसकी रुचि के अनुसार होमवर्क देंगे तो भी सही है। तो 25 का क्या हो जाएगा, ए डी आपका करेक्ट हो जाएगा पैर से, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए 26 नंबर है, क्या कहता है, विभेदीकरण परीक्षण अंतर करता है। विभेदीकरण जो विभेद करते हैं बच्चे के बीच में, परीक्षण जो टेस्ट करते हैं विभेद करने का, वो अंतर क्या करता है, कमजोर विद्यार्थियों में सही है, समान विद्यार्थियों में, प्रतिभाशाली, तो सभी चीजों में जो है कमजोर बच्चा को, तेज बच्चा को, समान बच्चा को अलग अलग विभेदीकरण में परीक्षण होता है। तो आपका ये सभी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है, एक बच्चा जो शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं क्या है, वो दोष है, ग्रस्त है, तो उसमें उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है, संवेगात्मक स्थिरता, अच्छी आदतें, मिथ्याभिमान, हीनता की भावना। तो प्यारे साथियों, यदि शारीरिक रूप से बच्चा में दोष है तो कहीं ना कहीं अपने को हीन समझेगा, अपने आप को कमजोर समझेगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 27 का डी। 28 नंबर देखते हैं, बालक में क्रियाओं को नियमित करने उनकी रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है। प्यारे साथियों, बच्चे के अंदर कोई काम करना है, कोई काम को नियमित करना है, साथ में और क्या करना है, रुचि उत्पन्न करना है, उसके अंदर इंटरेस्ट उत्पन्न करना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है, मोटिवेशंस। मोटिवेशंस यानी कि उसको क्या बोलते हैं, प्रेरणा। यदि कोई काम को करना चाहते हैं और उसके लिए रुचि उत्पन्न करना चाहते हैं और लगातार करना चाहते हैं, उसके लिए क्या चाहिए, तो मोटिवेशन चाहिए। जैसे आपको क्या बनना है, शिक्षक बनना है, आपका क्या है कि शिक्षक बनना है, आपके अंदर मोटिवेशन है कि शिक्षक बनना है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जेटेट पास करना पड़ेगा, और जेटेट पास करेंगे तभी सरकारी शिक्षक आप बनेंगे। तो आपके अंदर प्रेरणा क्या है कि आपको सरकारी शिक्षक बनना है, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, आप नियमित काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और रुचि आपके अंदर इंटरेस्ट है कि हमको शिक्षक बनना है, तो मोटिवेशन आपके अंदर है, तो प्रेरणा आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई काम को करना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, क्या चाहिए, मोटिवेशन। तो आपका 28 हो गया। अब देखते हैं 29। यहां पे जो प्यार साथियों है,
मूल्यांकन का उद्देश्य है, मूल्यांकन क्या उद्देश्य है? बच्चे को उत्तीर्ण यानी कि पास या फेल घोषित करना, सही है। और देखिए अगला है, बच्चों ने क्या सीखा यह जानने के लिए, यहां पे मैं नहीं ने होगा, बच्चों ने क्या सीखा यह जानने के लिए मूल्यांकन करते हैं कि बच्चा कहां तक सीखा है और उसको क्या और सिखाया जा सकता था। तो ये जानते हैं कि क्या बच्चा सीखा है, यह जानने के लिए। साथ ही बच्चे में सीखने में आई कठिनाइयों को जानने के लिए कि बच्चे में कहां डिफिकल्टी आया है सीखने में उसको, ताकि उसमें नया चीज हम क्या सुधार कर सकते हैं, क्या सुधार करके बच्चे में नया ला सकते हैं, क्या कठिनाई है उसको दूर कैसे करेंगे, कठिनाई का पता लगता है। तो आपका जो हो गया 29 का डी हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा 29 का डी। लास्ट सवाल आज का आपका है, जिसका नाम है, लास्ट सवाल है, देखिएगा, अधिगम यानी कि क्या होता है, सीखना। अधिगम माने क्या होता है, सीखना, और इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग। अधिगम में जो है, अधिगम का शिक्षा में योगदान है, क्या है, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन। जैसे देखिए बिहेवियर, कुछ सीखता है बच्चा तो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, सही बात है। नवीन अनुभव प्राप्त करने के लिए, कुछ नया एक्सपीरियंस लाने के लिए भी सही है। और समायोजन करना, जैसे कि अभी घर पे है, वो शहर चला गया रहने, तो वहां पे अपने आप को क्या करता है, एकोमोडेशन करता है, उसके अनुसार क्या करता है, समायोजित करता है, अपने आप को तालमेल बैठाता है चीजों के साथ। तो ये आपका सीखना ही कहलाता है, वो भी क्या है, सीखना ही कहलाएगा, ताकि नए माहौल में अपने को स्थापित कर लेना। तो आपका 30 का डी, ये चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, चारों ऑप्शन। तो 30 का डी हो गया। और आप चाहते हैं प्यारे साथियों मेरे बैच से जुड़ने के लिए, तो आप जुड़ सकते हैं। आप जेटेट आप पास करना चाहते हैं, आप 120 प्लस लाके, तो आप मेरे बैच से जुड़ सकते हैं। और आप जुड़ने के बाद आपको बताते हैं कि आप 4 चरण सिलेबस, नोट्स, पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा, और साथ ही पैड ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा, और वहां पे डेली आपको टेस्ट फ्री मिलेगा। ये 4 चीज के अलावे, सिलेबस, नोट्स, पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट के अलावे आपको पैड ग्रुप में डेली टेस्ट मिलेगा, एग्जाम तक मिलेगा, और आपको पास कराने में 120 नंबर का गारंटी देते हैं। और आप इस नोट्स को 2 से 3 बार रिवीजन करा देंगे। मैंने खुद ही सीटेट पास किया है प्यारे साथियों, तो हम बताएंगे आपको कि किस प्रकार से आपको एग्जाम को क्रैक करना है। ये जो नोट्स है फुली जेसीईआरटी पर आधारित है, क्योंकि आप जानते हैं कि सीटेट जो हमें आता है सवाल एनसीईआरटी से आता है, और जेटेट में कहां से आएगा, जेसीईआरटी से आएगा प्यारे साथियों। ये नोट्स जो है जेसीईआरटी पर तैयार है, और आप चाहते हैं पास करना और जनरल सीट कब्जा करना यूपी बिहार को पछाड़ के, क्योंकि यूपी बिहार को पछाड़ने के लिए 90 प्लस नंबर लाना जरूरी है। आप चाहते हैं कि जेटेट पास करके आप एक सीट पक्का करना शिक्षक बहाली में, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन का वीडियो या जेटेट तैयारी का आपके पास पहले पहुंचे। प्यारे साथियों, जो चीज आप चाहते हैं उसको उस वक्त दीजिए, समय दीजिए, समय वह चीज लाकर देगी जो चीज चाहते हैं। याद रखिएगा, भागवत गीता में कृष्ण भगवान बोले हैं, संशय मने विनश्यति। यदि मन में संशय किसी प्रकार का है तो आपका विनाश तय है। आप संशय नहीं रखे, ठान लीजिए तो जीत होगी। आप मेहनत कीजिए, और याद रखिएगा जो चीज आप चाहते हैं उस वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चीज ला कर देगी जो चीज आप चाहते हैं। प्यारे साथियों, आप बिल्कुल मेहनत कीजिए, आप सफल होंगे, जरूर सफल होंगे। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। अपना ख्याल रखें, आप जरूर सफल होंगे, आप सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। जय हिंद, जोहार।